जैसा कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी वर्क तब कंसिडर किया जाता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस होती है। तो सपोज दो पर्सन्स हैं जो 100 जूल का वर्क कर रहे हैं। इसमें से पहला पर्सन 100 जूल का वर्क 1 सेकंड में करता है और जो सेकंड पर्सन है वो सेम वर्क को 2 सेकंड्स में करता है। यानी दोनों का रेट ऑफ डूइंग वर्क अलग अलग है। तो जो पर्सन कम समय में सेम वर्क कर लेता है तो हम कहते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल है। तो यहां पर पावर का कंसेप्ट आता है। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या दूसरे शब्दों में पावर इज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी किसी भी वर्क को करने का जो रेट है विद रेफरेंस टू टाइम, उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो जो केस हमने डिस्कस किया था उसमें फर्स्ट पर्सन जो है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, वर्क डन जो है वो 100 जूल्स है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 1 सेकेंड है। तो फर्स्ट केस में जो है वो वर्क हो जाएगा 100 और सेकंड केस में सेम वर्क यानी 100 जूल का वर्क जो है वो 2 सेकंड्स में हो रहा है, तो इसकी पावर हो जाएगी 50। इनकी यूनिट्स जो है वो वॉट होती है, तो इसको हम लोग 100 वॉट्स कह सकते हैं और इसको 50 वॉट्स। तो यहां से क्लियर है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसकी पावर 100 वॉट्स है और सेकंड पर्सन की पावर जो है वो 50 वॉट्स है। यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। तो यहां से क्लियर होता है कि केवल ये मायने नहीं रखता कि वर्क कितना हो रहा है, ये भी इक्वली मायने रखता है कि वो सेम वर्क कितना फास्टर हो रहा है। तो इसको डिफाइन करने का जो टर्म होता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलस के टर्म्स में लिखते हैं तो उस केस में अगर एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt में dw के बराबर वर्क हो रहा है तो उस केस में रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना हो जाएगा, dw डिवाइडेड बाय dt। तो इसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर एक वेरिएबल फोर्स F के बराबर एक्ट कर रही है जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में ds के बराबर होता है, ds वेक्टर। और ds डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो उस केस में हम लोगों ने देखा था कि जो वर्क होता है वो भी बहुत कम होगा और उस वर्क की वैल्यू होगी dw इक्वल टू f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहां से अगर हम पावर की वैल्यू को निकालते हैं तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर इक्वल टू dw डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू dw की वैल्यू को अगर हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, f डॉट ds डिवाइडेड बाय dt। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो ds बाई dt होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अगर हम ds बाई dt की जो वैल्यू जो कि वेलोसिटी के इक्वल होती है उसको अगर हम यहां रख देते हैं तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर इक्वल टू f डॉट ds बाई dt इक्वल टू v, तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। यानी फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही पावर के इक्वल होता है। तो अगर हमें सपोज कोई ऐसे क्वेश्चंस दिए हों जहां पर हमें वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू टाइम के टर्म्स में दे रखी हो और फोर्स की वैल्यू टाइम के टर्म्स में दे रखी है या किसी और वेरिएबल के टर्म्स में दे रखी है, तो वहां पर हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर एक चीज गौर करने की है कि यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन का कोई भी रोल पावर में
नहीं होता है। पावर को केवल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब हम लोग पावर की यूनिट्स को देख लेते हैं। तो अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो पावर की यूनिट को निकालने के लिए हम लोग इसके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, यानी पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वर्क की अगर यूनिट निकाली जाए और टाइम की यूनिट निकाली जाए और दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा तो वही पावर की यूनिट हो जाएगी। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल्स डिवाइडेड बाय टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड्स, यानी जूल पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट हो जाएगी पावर की। तो जूल पर सेकेंड को हम लोग 1 वॉट कहते हैं, 1 वॉट, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वॉट की अगर कोई डेफिनेशन पूछी जाए आपसे, यहां से ये कहा जा सकता है कि द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 वॉट इफ इट डज अ वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं, पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 वॉट when it does a work of 1 joule in 1 second। तो वॉट की ये डेफिनेशन हो जाती है। अब अब अगर हम पावर की हायर यूनिट्स को देखते हैं तो उस केस में किलोवाट, मेगावाट ये सब हायर यूनिट्स होती हैं पावर की। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट, या इसको हम लोग 10 टू द पावर 3 वॉट भी लिख सकते हैं। इसकी और हायर यूनिट की बात करी जाएगी तो 1 मेगावाट होती है, और 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट्स होते हैं, या वॉट के टर्म्स में लिखा जाएगा तो 10 टू द पावर 6 वॉट्स। पावर की एक इंपॉर्टेंट यूनिट हॉर्स पावर भी होती है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट्स। जो व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी पावर को हम नॉर्मली वॉट्स में या किलोवाट्स में या मेगावाट्स में ना लिख करके हॉर्स पावर या एचपी के टर्म्स में लिखते हैं, जहां पर 1 एचपी या 1 हॉर्स पावर 746 वॉट्स के इक्वल होता है। इसके अलावा अगर हम पावर की सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि सीजीएस यूनिट, वर्क की सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है। तो इसलिए पावर की जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी अर्ग्स पर सेकंड। और हम लोग जानते हैं कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। तो यहां से क्लियर होता है कि 1 वॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकंड। और ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो यहां ऊपर न्यूमरेटर में 10 टू द पावर 7 अर्ग लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सेकंड्स है, इसलिए 1 वॉट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं पावर को मेजर करने के लिए।